चलिए दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 जीके जीएस क्विज क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है और उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल सर्च करेंगे एग्ज़ाम ऑफिशियल बाय वीर तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस समिति ने किस समिति या किस आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की थी। ठीक है दोस्तों, किस समिति ने की थी? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है: अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया आयोग समिति या एन वोहरा समिति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सरकारिया आयोग। ये जो सरकारिया है दोस्तों, ये इनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह सरकारिया, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच करने के लिए एक आयोग गठन करने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत इन्होंने सरकारी आयोग का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? एंथोसायनिन। ठीक है दोस्तों, एंथोसायनिन। जबकि पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, फाइकोविलिन, कैरोटीनाइड, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है, किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, वह उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसके अध्यक्ष हो जाते हैं आपके अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता। ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में अशोक मेहता के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो पंचायती राज का गिरता हुआ व्यवस्था है उसे सुधारा जा सके। इस अशोक मेहता समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी इस पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो कौन है दोस्तों? केराटिन। बाकी सभी रेशेदार प्रोटीन नहीं है। केराटिन जो होता है दोस्तों कि यह मनुष्य के बाह्य व आंतरिक त्वचा के निर्माण, बाल के निर्माण व नाखून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? केराटिन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देख ले 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि टाइफाइड बुखार, क्या टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? टाइफाइड बुखार जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन: विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, लेकिन होता है जीवाणु द्वारा है। अच्छा, जो जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसका नाम भी याद कर लिए, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यह जो टाइफाइड बुखार है यह एक संक्रामक रोग है। अच्छा, यह फैलता कैसे? यह फैलता है संदूषित भोजन अर्थात दूषित भोजन करने से और सड़े गले पानी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों की प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष स्थापित की गई दोस्तों? 1895। किस वर्ष? 1895 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट सार्वभौतिक नाम दिया जाए, अर्थात जितने भी जीव हैं उनका एक वैज्ञानिक नाम हो। ठीक है, उसके लिए इसकी गठन किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन है: अरेबियन, कालाहारी, सहारा और थार। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ठीक है दोस्तों, यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। ठीक है, यह उत्तरी अफ्रीका में है। जबकि ये जो अरेबियन और कालाहारी है, अरेबियन आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है और कालाहारी तीसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में: जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह और शाहजहां। तो किसने किया था दोस्तों? शाहजहां ने। कब किया था? 1638 ईस्वी में। कभी कभी शाहजहां काल पूछ देता है, तो शाहजहां काल है 1628 से लेकर के 1638
58 तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद, अर्थात जो राष्ट्र संघ का मसौदा तैयार किया गया था उसके बाद यह किसने कहा था कि अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, अर्थात इसका मतलब यह हो जाता है कि जीवित वस्तु का जन्म। जब यह राष्ट्र संघ की प्रसंविदा तैयार हुआ था उसके बाद किसने कहा था कि एक जीवित वस्तु का जन्म हो गया, किसने कहा था? तो इसे कहा था वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने। कब कहा था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। अर्थात अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। किसके? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब है कम समय में कार्य को पूरा करना, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों आपको, गंगा, सागा, परम और गरुड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गरुड़। ठीक है, गरुड़। गरुड़ का स्पेलिंग होता है GARUDA, अर्थात ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है गरुड़ का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट की आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फिर सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों? धावन सोडा। क्या? धावन सोडा है, वाशिंग सोडा है, धोने का सोडा है, धोने वाला सोडा, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? क्या है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, प्राकृतिक, कृत्रिम, जातिवृत्ति या द्विपद। तो क्या है इसका सही आंसर? हो जाएगा द्विपद। क्या द्विपद किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लीनियस के द्वारा, अर्थात जिसे कैरोलस लीनियस भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो द्विपद प्रणाली है यह क्या है? यह एक लेखक को आश्वस्त करती है, बताती है कि वह जिस भी प्रजाति के बारे में जानकारी दे वह पूरे संसार में, चाहे वह व्यक्ति कहीं भी रहे, कोई भी पाठक हो, जो भी उसे पढ़ रहा हो वह सबके लिए समान हो, इसे क्या कहते हैं? द्विपद। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। यदि वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप में, अर्थात समस्तर स्तर पर फेंकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको देख लेते हैं। कथन है दोनों दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा या फिर गोलक बी भूमि पर पहुंचेगा, या फिर प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संहतियां नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपका होगा कि दोनों गोलक एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, चाहे ऊपर से किसी भी कैसे भी फेंका जाए। ठीक है, उसको एक साथ अगर छोड़ेंगे तो पृथ्वी पर साथ ही गिरेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि बीमी सूत्र, बीमी सूत्र एम एल पावर -1 टी पावर -2 किसके तदनुरूप है, अर्थात किसका बीमी सूत्र है? तो यह है दोस्तों आपका प्रत्यास्थता गुणांक का। किसका? प्रत्यास्थता गुणांक का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, LC50, ADI, नोएल, LD50। तो क्या है दोस्तों? LD50, इसका सही आंसर होगा LD50। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन हल कराया था उसमें हमने ज्वार भाटा के बारे में बताया था। ज्वार क्या होता है? जब पानी की लहरें काफ़ी ऊंची उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वही लहरें शांत अवस्था में हो जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। लेकिन अब पूछ रहा है कि लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं? लघु ज्वार भाटा दुर्बल ज्वार भाटा होते हैं। ठीक है, जो कम नुकसानदायक होते हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है मध्यम, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्रबल। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा ज्वार भाटा होता है? अत्यंत प्रबल। क्या? अत्यंत प्रबल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा?
लघु ज्वारभाटा क्या होते हैं, कौन से ज्वारभाटा होते हैं, दुर्बल ज्वारभाटा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र, किसके अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अच्छा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, कौन, कौटिल्य, या फिर इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके संस्थापक थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये तो इतना बार पूछ चुका है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो सभी को पता होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में बनवाया था, अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है, यह कभी कभी प्रश्न पुटअप कर देता है, पूछ देता है कि ताजमहल स्थित है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। इसके साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो ताजमहल है इसको विश्व विरासत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। और ताजमहल को भारत में क्या कहा जाता है, मुस्लिम कला का बहुमूल्य रत्न भी कहा जाता है। इसके नाम से भी ताजमहल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 256, 355, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 320। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 324, क्योंकि 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद से लगभग हर परीक्षाओं में भी पूछ देता है, चाहे पुलिस हो, चाहे जीडी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे पुलिस फोर्स का हो, कोई भी परीक्षा हो, अनुच्छेद से क्वेश्चन पक्का 1-2 रहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद को मत छोड़िएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, बाधित होती है, वर्धित होती है, या घटती है, या एक समान रहती है, या बढ़ती है, या घटती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि वैसी की वैसी ही रहती है। क्या, वैसे की वैसी ही रहती है, क्योंकि अगर ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार हम लोग देखें तो यदि जो आबंध स्थापित करने वाले जो परमाणु हैं अपनी जो भी ऊर्जा संग्रहित करके रखे होते हैं उनको अपने आसपास नहीं छोड़ते हैं तो आबंध नहीं बनता है। तो इस प्रणाली में जो ऊर्जा है वह एक समान सी बनी रहती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि H2 + I2 बराबर 2HI और 2HI = H2, अर्थात हम लोग 2HI से H2 बना सकते हैं, H2 + I2 बना सकते हैं, या फिर H2 + I2 से हम लोग 2HI बना सकते हैं। ठीक है, निकायों के लिए संतुलन स्थिरांक क्रम से क्या है, K1 और K2 है। तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या है, तो इसका संबंध आपको एक नियम है, मास एक्शन का नियम। ठीक है, उनके अनुसार यह प्रश्न पूछा गया, तो उनके अनुसार यह इसका सही उत्तर होगा K1 = 1/K/K2, सॉरी K2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है दोस्तों कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है। ये तो हमेशा कई बार पूछ चुका है और आगे पूछेगा, आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। यह जो पानी है दोस्तों, यह इसका जो द्रव अवस्था होता है उसका घनत्व तो अधिक होता है किस अवस्था के अपेक्षा, ठोस अवस्था। अब इसका ठोस अवस्था पानी क्या होता है, जैसे बर्फ होता है, बर्फ पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो बर्फ, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बर्फ है वह पानी पर किस प्रवृत्ति के कारण तैरता है, तो जल की आयनिक प्रवृत्ति के कारण तैरता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सभी चारों गोलार्धों में स्थित है, तो वह एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया, इसी टाइम पे चारों को देख ले, इन तीनों को भी देख लेते हैं, ये तीनों किस महाद्वीप में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप आ जाएगा आपका उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिण अमेरिका आपका आ जाएगा उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में।
इसी के तहत देख लेते हैं इसी कड़ी में एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी। एशिया आपका आएगा उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, और उत्तरी अमेरिका आएगा आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है अफ्रीका, और हमने जो जो भी बचे महाद्वीप है उनको बता दिया वो किस गोलार्ध में स्थित होंगे, तो उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाता है आपको, वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा और तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। जबकि वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण, और वेदव्यास ने किसकी रचना की है, महाभारत की। ठीक है, ये पूछता है कि महाभारत की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की, तो महाभारत की वेदव्यास, रामायण की वाल्मीकि ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती उसके शरीर से, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो जो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, पारा, लोहा, शीशा और आर्सेनिक। तो जो गोली होती है बंदूक की गोली, उस पर आर्सेनिक का लेप लगा होता है। यही आर्सेनिक के कारण मनुष्य के शरीर से यदि गोली नहीं निकाला जाता तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी की याद में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि शायद इससे पहले वाले में भी मैंने अजंता के बारे में बताया था। तो अजंता की जो गुफाएं वो किसके कारण बनी थी, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, ये जो अजंता गुफा है ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अच्छा, ये जो अजंता गुफा है यह बौद्धों का स्मारक के रूप में, बौद्ध स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है गुप्तकालीन में, गुप्तों के काल में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि 1487 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मैगलन, कोलंबस, वास्को डिगामा या बार्थोलोमियो डियाज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज। यह एक नए देश भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसकी खोज इन्होंने की। इसके आगे ये नहीं जा पाए। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर रुक गए। तो भारत कौन आते हैं फिर, वास्को डिगामा बाद में आते हैं। कब आते हैं, 1498 में पहली बार आते हैं। और ये जो कोलंबस है ये भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन खोज कर दिए अमेरिका की। ठीक है, तो ये है, तो इसका सही आंसर होगा 1487 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो किसने की थी, बार्थोलोमियो डियाज ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, बार्थोलोमियो डियाज ने। चलिए दोस्तों फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बार्थोलोमियो डियाज हैं इन्होंने केप ऑफ गुड होप जो है उसका नाम पहले दिया था द केप ऑफ स्टॉर्म, लेकिन जो पुर्तगाल के शासक थे जॉन द्वितीय, कौन, जॉन द्वितीय, जो जॉन द्वितीय थे इन्होंने इसका नाम बदल कर दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका तो सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसको कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाएगा। पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया है इसको, और हो सकता है अगले परीक्षा में फिर से पूछ दे। तो इसको भूलिएगा नहीं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और कभी कभी पूछ देता है कब किया था, तो 1876 में। कब, 1876 में। और कभी कभी यह भी पूछता है कि अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये है किस देश के। तो किस देश के हैं दोस्तों, स्कॉटलैंड के। किस देश के, स्कॉटलैंड के। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कि एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। कोरिया था, जापान, चीन या भारत। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, लेकिन सही उत्तर इसका भारत। सबसे पहले एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला देश भारत है। यह भारत में कहाँ पर आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। कब किया गया था, 1951 में। कब दोस्तों, 1951 में कब किया। और यह किस डेट में हुआ था, 4 से लेकर के 11 मार्च के बीच में हुआ था। एशियन गेम की मेजबानी भारत में,
भारत में कहाँ, नई दिल्ली में, भूलिएगा नहीं। एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर होता है तो फिर हो सकता है कि आपका मार्क अच्छा ना हो, आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। शिथिल काल अर्थात सूखे का काल हम कह सकते हैं इसको। तो कौन सा है दोस्तों, जनवरी से जून तक का महीना, क्योंकि जनवरी से जून तक का महीना जो होता है गेहूं कटने के बाद से तब तक सूखा सूखा ही रहता है, ठीक है। तो इसे शिथिल काल कहा जाता है। जबकि जो जुलाई से दिसंबर, जनवरी के बाद जो जून है, जून से लेकर के दिसंबर तक का होता है वह कृषि सीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो शिथिल का अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जो जनवरी और जून है, इसे शिथिल काल क्यों कहा जाता है कि इस दौरान अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि उत्पाद नहीं होता और भारत में जो जनसंख्या है वो 50% कृषि पर ही निर्भर होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की। तो किसने की थी दोस्तों, इरविंग फिशर ने। यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या है, इरविंग फिशर ने, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि दागना पद्धति अर्थात जो घोड़े को दागना पद्धति, जो घोड़े को दागा जाता था और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था। अर्थात जो सिपाहियों का फेस लेखन था, हुलिया लिखे 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 जाना था, वह किसने चालू किया था, और घोड़ा दागने का पद्धति भी किसने चालू किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, अब्राहम लोधी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा चालू की थी और सिपाहियों का हुलिया लिखे जाने का प्रथा चालू किया था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि अस्थाई सेना संगठित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो कौन था दोस्तों, अस्थाई सेना संगठित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है। किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, अर्थव्यवस्था रुद्ध है, अर्थव्यवस्था ढेर होने लगी है, अर्थात सभी नियंत्रण हटा लिए गए हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। उत्कर्ष अवस्था का सही अर्थ ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि कर उतने ही निश्चित है जितने की मृत्यु। क्योंकि क्यों पूछ रहा कि कर उतने ही निश्चित है जितने की मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं, या सरकार के पास राजस्व का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, या अधिकांश पब्लिक सेक्टर उपक्रम अक्षमतापूर्ण चलाए जाते हैं, या सरकार के बजट संबंधी अपने प्रतिबंध होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार के पास राजस्व का और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। सरकार के पास राजस्व का बहुत सारे स्रोत है। रेल है, रेल तो सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन जो कर है, कर भी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। किस तरह से माना जाता है दोस्तों कि जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं उस पर ऑलरेडी कर लगा होता है। जैसे अगर हम दूसरे राज्य से, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी हमें टोल टैक्स मिलता है, वहाँ पर कर देना पड़ता है। तो इस संबंध में एक व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा था कि इस संसार में किसी भी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, अर्थात कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है सिवाय मृत्यु एवं करों के। मृत्यु होना निश्चित है और कर लगना निश्चित है, ठीक है दोस्तों। तो इन दो चीज़ों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ये दो चीज़ कभी समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें अनिश्चित है लेकिन ये दोनों निश्चित हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है, ठीक है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाता है आपको, उपभोग में बढ़ोतरी, उत्पादन में वृद्धि, घाटा वित्तीयन में कमी, या फिर कराधान के उपाय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि उपभोग में बढ़ोतरी। उपभोग में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है, जबकि ये तीनों उपाय हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज का सेशन।
और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आप लोगों कमेंट का। और वीडियो को जितना जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।